नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के पूर्व तुपुदाना थाना प्रभारी मीरा सिंह राजधानी रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय पूछताछ के लिए पहुंची। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को तत्कालीन तुपुदाना प्रभारी मीरा सिंह और उनके करीबी मोहित नाथ सदेव के ठिकानों पर छापा मारा था। मीरा जी और सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 33 कांदरबेड़ा के पास 29 मार्च को प्लाईवुड कारोबारी रवि अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल हत्याकांड के मुख्य शूटर को सरायकेला जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त एक पिस्टल भी बरामद किया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए चांडिल SDPO सुनील कुमार राजवार ने बताया कि हत्याकांड के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मर्डर की मास्टरमाइंड मृतका ज्योति अग्रवाल के पति रवि अग्रवाल समेत हत्याकांड में शामिल पंकज सानी, रोहित दुबे, मुकेश मिश्रा को 1 अप्रैल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस ने कांड अनुसंधान करते हुए मुख्य शूटर विशाल प्रसाद एवं प्रकाश उर्फ बोंडा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से हत्या में प्रयुक्त एक सिल्वर रंग का पिस्टल, गोली का खोखा जब्त किया है। SDPO ने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल मुख्य रूप से सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। गौरतलब है कि इससे पूर्व मृतका के पति ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए एक अन्य गिरोह से भी हत्या को अंजाम देने के लिए संपर्क किया था। ज्योति अग्रवाल हत्याकांड का मुख्य शूटर विशाल प्रसाद पूर्व में जमशेदपुर के सीतारामडेरा थाना का निजी चालक था। विशाल ने मृतका के पति रवि अग्रवाल से 3 लाख पिस्टल खरीदने के लिए लिए थे। कुल 16 लाख में हत्या की सुपारी दी गई थी। बताया जाता है कि शूटर विशाल प्रसाद कोर्ट में सरेंडर करने वाला था। इससे पूर्व पुलिस ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। 29 मार्च 2024 को वेब इंटरनेशनल और कांदरबेड़ा के बीच में ज्योति अग्रवाल का मर्डर हुआ था, जिसमें से 4 अभियुक्त, जिसमें ज्योति अग्रवाल के पति रवि अग्रवाल भी थे, है ना, उस मर्डर में इन्वॉल्व। उन लोगों को तो पहले रवि, पंकज, रोहित और मुकेश को ऑलरेडी गिरफ्तार करके भेज दिया गया था। इस कांड में बचे और 2 अभियुक्त विशाल और प्रकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से ये देसी पिस्टल, मोबाइल, ये सब जब्त हुआ है। और इसमें पता चला कि विशाल के द्वारा उनकी पत्नी का मर्डर किया गया। ये गाकेशना जंगल है, मंझगांव, पश्चिमी सिंहभूम से। और पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और CRPF ने नक्सलियों के खिलाफ डोडो थाना क्षेत्र के जंगलों में चलाए जा रहे ऑपरेशन के क्रम में बड़ी सफलता पाई है। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बुधवार को बताया कि 3 अप्रैल को टोटो और गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सरजोमबुरु और मारादीरी के बीच जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को टारगेट करने के उद्देश्य से नक्सलियों ने 3 IED बम लगा रखा था। एक बम 2 kg का, दूसरा बम 6 kg का और तीसरा बम 10 kg का था, जिसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से उस स्थान पर बम निरोधक दस्ते ने सर्च ऑपरेशन के दौरान तीनों बमों को बरामद कर सभी IED को नष्ट कर दिया है। ये बम ऑपरेशन के दौरान फटता तो सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान हो सकता था। SP ने बताया कि ऐसी सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोचू, चमन, कांडे, अजय महतो, सागेन अंगारिया, अश्विन अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधि के लिए भ्रमणशील है, जिसे लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
और जमशेदपुर स्थित कुल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम अस्पताल की सुरक्षा अब सीसीटीवी कैमरे के हवाले की गई है। पूरे अस्पताल परिसर में कुल 80 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं अस्पताल में हो रही चोरी के साथ ही डॉक्टर पर लग रहे लापरवाही के आरोप पर भी विशेष रूप से नजर रखी जाएगी। अस्पताल प्रबंधन सीसीटीवी कैमरे से हर पल अस्पताल के चप्पे चप्पे पर नजर रखेगा। अस्पताल प्रबंधन ने कैमरे पर नजर रखने के लिए एक टीम का गठन किया है। मरीजों की परेशानी के साथ डॉक्टर और नर्स की लापरवाही पर भी नजर रखी जाएगी। जमशेदपुर में निजी अस्पताल से कई गुना बेहतर अब सरकारी एमजीएम अस्पताल हो रहा है। निजी अस्पताल की व्यवस्था अब सरकारी अस्पताल में देखने को मिल रही है। अब अस्पताल में मरीज से मिलने जाने के लिए पास की जरूरत होगी। अस्पताल के अधीक्षक ने कहा कि पूरे कमरे की सुरक्षा अब सीसीटीवी कैमरे से रखी जाएगी, जिससे मरीज की हो रही सामानों की चोरी पर लगाम लगेगा। प्रबंधन की एक टीम सीसीटीवी कैमरे से लापरवाह लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। अब मरीज के साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति उसके बेड के पास जा सकेगा, जिससे अस्पताल के वार्डों में भीड़ नहीं दिखेगी। मरीज को देखने के लिए अस्पताल में सुबह शाम समय दिया गया है। इस समय परिजन अपने मरीज से मिल सकेंगे। अस्पताल कैंपस में एम्बुलेंस और डॉक्टर के वाहनों को छोड़ अन्य वाहन का प्रवेश बंद कर दिया गया है। एमजीएम हॉस्पिटल को बेहतर करने का प्रयास जारी है। वहीं पूरे अस्पताल कैंपस में बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। अस्पताल में किए गए इन प्रयासों का आम लोगों ने भी सराहना किया है। लोगों ने कहा कि मरीजों की सामानों की चोरी पर लगाम लगेगी, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर की मनमानी भी पूरी तरह से बंद होगी। वो बहुत ही फायदेमंद होगा। आने वाले समय में बहुत ही मैंने यहाँ जो चोरी होता था वो सबसे बड़ा छुटकारा मिलेगा और समय पर आने पर डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे। जो भी तकलीफ वगैरह होगा उससे वो डॉक्टर पर जो कार्रवाई किया जाएगा उसके लिए ये व्यवस्था अच्छा है। कैसे डॉक्टर बहुत ही लापरवाही करते थे पहले, अब उस पर भी जो कार्रवाई करने की व्यवस्था जो किया है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, जो गरीब परिवार के रहते थे, जो टीएमएच जाना उनके पास असंभव था, उसके तर्ज पे अभी हम लोग एमजीएम अस्पताल थोड़ा बेहतर हुआ है, बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। देखिए, जिस तरह कैमरा का लग गया है, डॉक्टर का केबिन में पूरा जमावड़ा लग जाता था वो बंद हो गया है। ठीक है, तो उसे क्या है कि एक आदमी जा सकते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन और गुजारिश करेंगे कि सरकार इस पे और थोड़ा ध्यान दे, बेहतर तरीके से और अच्छा हो। हाँ, सीसीटीवी तो पहले भी लगा हुआ था। इधर हम लोग उसकी संख्या कुछ और बढ़ा दिए हैं और उसको स्क्रीन पर हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं, ताकि बीच बीच में जो कभी चोरी की घटना होती है, चाहे लोग डॉक्टर अब्सेंट हैं, नहीं हैं ड्यूटी पर, ये सब रिपोर्ट करने आते हैं, तो उसको हम लोग डायरेक्ट स्क्रीन पर देखते रहते हैं। जहाँ भी कहीं इस ढंग की ये दिखाई पड़ती है, तुरंत हम लोग एक्शन में उतर जाते हैं और वो विदिन मिनट ये दूर हो जाता है। मरीजों से मिलने का टाइम फिक्स कर दिया गया है, सुबह 7 से 8 और शाम में 5 से 7, ये विजिटिंग आवर है। और इसके अलावे प्रत्येक मरीज जब भी भर्ती होते हैं उनको एक पास दिया जाता है कि भर्ती मरीज के साथ एक अटेंडेंट 24 घंटा रह सकता है। और राजधानी रांची के हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता को पार्टी की केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने संबोधित किया। वहीं प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव आयोग के द्वारा देवघर एसपी को हटाने के आदेश पर सवाल उठाए गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि गोड़ा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के कुछ फर्जी मामले में जसीडीह थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। सवाल है कि एसपी को हटाकर जांच बंद कराई जा सकती है क्या? कि देवघर के जो पुलिस अधीक्षक है उनको बदलने का एक निर्देश है। हम लोग भी जब देखे ये तो पता चला कि क्यों उनको हटाया गया। देवघर के कुछ फर्जीवाड़े के मामले में कोई व्यक्ति है शिवदत्त शर्मा नाक्या, उन्होंने 28 तारीख को जसीडीह थाना में
निशिकांत दुबे जी जो वहां के गोड्डा के सांसद हैं और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ कुछ धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक कृत्यों का कुछ आरोप लगाकर एक एफआईआर दर्ज किया और चूंकि वो एफआईआर दर्ज हो गया, इसके लिए एसपी को जिम्मेवार बनाया। यहां सवाल ये उठता है कि क्या एसपी को हटाकर पुलिस का अनुसंधान बंद किया जा सकता है? क्योंकि जब दर्ज हो चुका है एफआईआर तो उसका तो अनुसंधान होगा ही। पुलिस अधीक्षक एक पद है, जो पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। वहीं चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के असंतालिया के पास एक अनियंत्रित ट्रैक्टर बस को टक्कर मारते हुए दुकान में घुस गई, जिससे दुकान का शटर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ट्रैक्टर आगे जाकर पेड़ से टकराकर रुक गई। इस घटना में लोग बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर चक्रधरपुर से कराईकेला की ओर जा रही थी। इसी दौरान असंतालिया के पास चाईबासा से रांची जा रही मनीला बस को ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गई। ट्रैक्टर बस के पिछले हिस्से को टक्कर मारते हुए बंद दुकान के शटर को क्षतिग्रस्त करते हुए एक पेड़ से जा टकराई, जिससे ट्रैक्टर रुक गई और आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही चक्रधरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही पुलिस ने ट्रैक्टर मालिक और चालक को हिरासत में ले लिया है। हादसा कैसे हुआ ये स्पष्ट नहीं है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जेसीबी की मदद से दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ पर सडन ब्रेक मारा ना, तो हम लोग भी उसको काट के निकल जाएंगे बोल रहे थे, तो बस में लग के अनबैलेंस हो गया गाड़ी को। स्पीड था भैया, हम लोग तो नहीं बोले स्पीड नहीं था बोल के। स्पीड में था, ब्रेक मारे तभी भी नहीं पकड़ा, क्या करेंगे हम लोग का जान भी चल जाता। अभी अंदर घुसता तो हम लोग का तीनों का जान चल जाता। और जमशेदपुर जेएनएससी के द्वारा सागची मुख्य सड़क किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वहीं सागची मेन रोड में V2 के आसपास और आम बागान क्षेत्र में खास तौर पर यह अभियान चलाया गया। जेएनएससी के विशेष अधिकारी अरविंद तिर्की जेएनएससी का उड़न दस्ता और जेसीबी लेकर सागची मेन रोड पहुंचे तो वहां दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों ने अपना अतिक्रमण खुद ही हटाना शुरू कर दिया, जबकि जेएनएससी के जेसीबी ने दुकानों और शोरूम के बाहर सड़क पर रखा प्रचार बोर्ड तोड़ दिया। ठेला भी हटा दिया गया। सारा सामान ट्रैक्टरों में लाद कर जेएनएससी द्वारा ले जाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जिन दुकानदारों ने अतिक्रमण किया था उनसे जुर्माना भी वसूला गया है। 500 से लेकर 4000 तक का जुर्माना वसूला गया है। अधिकारियों ने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि दुकानदार फुटपाथ पर अपना सामान रख देते हैं, इससे आवागमन में दिक्कत हो रही है। इसी के चलते ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। खुल जाएगा एरिया जेएनएससी के अंतर्गत जितना भी पार्किंग एरिया में अवैध रूप से बोर्ड लगाया हुआ दुकान वाले, ठीक है, पार्किंग एरिया से जितना सबको भी हटाया जा रहा, बार बार वार्निंग दिया जाता था, फिर भी से ये लोग अपने लगा के रखे थे। उनको अभी जेसीबी के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। अभी लगातार ये अभियान चलेगा।
जो भी अवैध रूप से ठेला गुमचा जो भी है गुमटे लगाए हुए हैं सबको हटाया जाएगा, जितने भी, ताकि लोगों को जितने भी आवागमन में कोई भी असुविधा ना हो। ठीक है, तो बस यही है, लगातार अभियान चलेगा। जितने भी जो अवैध रूप से पार्किंग हो रही है वो सबको पार्किंग जो स्थल चिन्हित किया गया पार्किंग के लिए उसी पर ही लगाया जाएगा। इसलिए अभी इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है ताकि जितने भी ट्रैफिक जो बढ़ गई है कंट्रोल किया जाए। जितने भी अभी देखेंगे जितने भी जितना भी वार्निंग के अनुसार, हाँ इसके बारे में जिसको पहले से वार्निंग दिया गया है फिर भी से होने से उसके लिए वसूली की जा रही है और तो जुर्माना लगाया जा रहा है। जुर्माना को उसका बोर्ड के साइज के हिसाब से अपना जो भी है अपना बढ़ाया हुआ है जितना हिसाब उसके हिसाब से लगाया जा रहा है। जो भी नगर निगम है वो वहीं सरायकेला जिला के चांडिल अनुमंडल कार्यालय के सभागार में चुनाव आयोग की बैठक हुई। चांडिल एसडीओ सह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सुरभा रानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसडीपीओ सुनील कुमार राजवार समेत सेक्टर मजिस्ट्रेट एईआरओ अनुमंडल के सभी बीडीओ सभी थाना प्रभारी एवं अन्य कर्मी उपस्थित थे। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर विचार विमर्श हुआ। वहीं एसडीओ सुरभा रानी ने अधिकारियों एवं कर्मियों को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने को लेकर चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों और जनसाधारण को आदर्श आचार संहिता का पालन कराना सुनिश्चित करें। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरभा रानी ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के मतदान केंद्रों के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। इसके लिए सीआरपीएफ की मदद ली जाएगी। उन्हें चुनाव से पहले ही तैनात कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों में पेयजल व शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए मतदान केंद्र का निरीक्षण किया जा रहा है। बैठक के दौरान एसडीओ सह निर्वाचक निबंधन अधिकारी सुरभा रानी ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट एईआरओ बीडीओ तथा थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों में जाएं और निरीक्षण करें। मतदान केंद्रों के समस्याओं की जानकारी ले। यदि किसी तरह की समस्या है तो सूचना दे। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करें। आगामी लोकसभा निर्वाचन है 2024, उसी को लेकर के हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के साथ और हमारे एईआरओज के साथ और डीएसपी और थाना प्रभारी कंसर्न थाना के साथ हम लोग आज बैठक किए थे। उसकी तैयारियों को लेकर के और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को ब्रीफिंग भी दिया जा रहा था। देखिए हमारे यहाँ हम लोगों ने नक्सल बूथ यहाँ पे चुना हुआ है और उसको लेकर के यहाँ पे हमारी सीएएफ की हमारे जो फोर्सेस आएंगे उसको ठहरने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बिल्डिंग्स भी चयनित की हुई हैं। उनका उसमें भी जो उनका जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से सीआरपीएफ के नॉर्म्स के हिसाब से कि बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए उसमें जो कमी है उसका अभी हम लोग करवा रहे हैं। तो संभवतः हम लोग ऑन द टाइम उसको खत्म करके ये कर पाएंगे ताकि जब वो लोग आए तो वहाँ पे वो ठहर। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के काकी टाड़ गांव में आजादी के इतने वर्षों के बाद भी ग्रामीण एक अदद रास्ते के लिए तरस रहे हैं। जब चांद पर बसने की बात की जाती है, देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। वहीं 3 पंचायत में पड़ने वाले काकी टाड़ गांव की ग्रामीण आज भी एक टापूनुमा गांव में गुजर बसर करने को मजबूर है। काकी टाड़ गांव में 3 टोला है। 3 टोला अलग अलग पंचायत में पड़ता है। सीतू, सोड़ो व तूता पंचायत के अंतर्गत आने वाले काकी टाड़ गांव में करीब 150 परिवार निवास करते हैं। चारों ओर खेतों से घिरा हुआ ये गांव 20वीं सदी में भी रास्ता आदि विकास योजनाओं का इंतजार कर रहा है। स्कूल के बच्चों को सीतू, पिलीद आदि जगहों पर पढ़ाई के लिए स्कूल जाना पड़ता है। खेतों की मेड़ों पर पगडंडी रास्ते पर साइकिल ठेल कर या पैदल मुख्य सड़क करीब 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। बरसात के दिनों में धान लगे खेतों के मेड़ों को ही लोग रास्ते के रूप में प्रयोग करते हैं। गांव में मरीज होने पर खटिया पर ढोकर मुख्य सड़क पर निकालना पड़ता है। आज तक काकी टाड़ वासियों को ना गांव सरकार ने, ना ही राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार ने इस और अपनी कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने में दिलचस्पी दिखाई है। ग्रामीण बताते हैं कि चुनाव के समय तो नेता लोग गांव पहुंचते हैं,
बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं और जीतने के बाद वादे भूल जाते हैं। वहीं गांव की महिला उमा देवी ने कहा कि हमारे गांव से निकलने के लिए आज तक रास्ता नहीं बनाया गया, यहाँ कुछ भी विकास का काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ वोट डालते हैं इस विश्वास पर कि इस बार हमारे गांव में भी रास्ता का निर्माण कराया जाएगा, मगर चुनाव पार होने के बाद वही ढाक का तीन पात ही साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार गांव में बैठक कर वोट का बहिष्कार किया जाएगा। समझ गए, तीनों पंचायत का मुखिया को हम लोग बोल के थक गए, लेकिन अभी तक हम लोग का रास्ता नहीं निकला। और दूसरा सवाल कि कितना नेता गए, कितने नेता गए, कितने आए, कितने गए। 72 साल 73 साल हो गया, अभी तक हम लोग को रास्ता ही नहीं है, न विकास ही नहीं हुआ है। अगर ये अबरी बार रास्ता और हमारा जो सरकारी सुविधा अगर नहीं मिला, बहुत से हमारा गांव में आज तक विकास हुआ नहीं है। विकास हमें चाहिए और विकास जैसे भी करके विकास होना चाहिए। अगर विकास नहीं हुआ तो हम लोग अबरी बार कोई नेता को नहीं मानेंगे, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। इसको खुलेआम करूंगा मैं, अगर कोई नहीं साथ देगा तो मैं अकेले करूंगा। हमें रास्ता चाहिए, चाहे जिस हालत में। मतलब सुविधा नहीं है, न कभी कुछ घटना घट गया, प्रशासन का सुविधा नहीं है यहाँ आने के लिए रास्ता। और दूसरी बात, पढ़ाई लिखाई के बच्चों के लिए तो और भी नहीं। बच्चा का भविष्य, रास्ता नहीं तो जाएगा कैसे बच्चा? बहुत दिक्कत है। 4 महीना 5 महीना स्कूल नहीं जाता है बच्चा लोग, और खेत खलिहान में धान लगा रहा तो कैसे ले जाएंगे बताइए? आड़ में सब में थोड़ा कादव कीचड़ धान लगा रहेगा तो कैसे ले जाएंगे? और सरायकेला कला संस्कृति, खेलकूद तथा पर्यटन विभाग की ओर से जिला मुख्यालय राजकीय चैत्र पर्व छऊ महोत्सव 2024 का आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा, जिसमें इस वर्ष 60 लाख रुपए का बजट तैयार किया गया है। ऐसे तो छऊ नृत्य तथा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ 11 अप्रैल से बिरसा मुंडा स्टेडियम में प्रारंभ होगा, परंतु छऊ नृत्य से जुड़े विभिन्न घाट पाठ अनुष्ठान का शुभारंभ 7 अप्रैल को भैरव पूजा के साथ होगा। आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें संयोजक की जिम्मेदारी राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र के पूर्व निदेशक तपन कुमार पटनायक को दी गई है। उन्होंने कहा कि छऊ हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है, इसे जीवित रखना है। कमेटी में उपायुक्त पदेन अध्यक्ष हैं, जबकि सचिव अनुमंडल पदाधिकारी हैं। उनके दिशा निर्देश पर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वर्ष आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए स्थानीय कलाकारों तथा राज्य स्तर के कलाकारों को शामिल करते हुए चैत्र पर्व महोत्सव को रंगारंग बनाया जाएगा। छऊ नृत्य से जुड़े हमारे घाट पाठ अनुष्ठान भी पारंपरिक रूप से किए जाएंगे। इस बार पूजा पाठ के साथ चैत्र पर्व छऊ महोत्सव भी आयोजन किया जाएगा। इसमें जैसे कि पूजा पाठ है आपका, तो 7 तारीख को श्री भैरव पूजा है। 8 तारीख से हमारा शुभ घट जो भक्ताओं के द्वारा होता है, 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक हम लोग का चलेगा, जो भक्ताओं के द्वारा होता है, जो जिसे हम चढ़क पूजा करते हैं। साथ ही 9 तारीख को हमारा माँ जमकेश्वरी पूजा, 10 तारीख को यात्रा घट पूजा, 11 को वृंदावनी घट पूजा, 12 तारीख को गरियाभार घट पूजा और 13 तारीख को कालिका घट पूजा और 14 तारीख को पाठ संक्रांति। इतने सारे कार्यक्रम इसमें होती है। और इस कार्यक्रम में सभी से निर्णय लिया गया कि भाई इस बार आम लोकसभा चुनाव है, जो आचार संहिता लगी हुई है, इसको देखते हुए और साथ ही हमारे यहाँ की जो परंपरा और यहाँ की संस्कृति है, जो हमारा शिव शक्ति पूजा से जुड़ी हुई हमारा छऊ पर्व है, इसके लिए हम लोगों ने सामूहिक रूप से सभी कोई निर्णय लिया कि नहीं, इस बार हम लोग आयोजन करेंगे, जिसको 11, 12, 13 जो हमारा छऊ मंच बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित जो छऊ मंच है वहाँ पर आयोजित किया जाएगा। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।